मीटिंग्स ऑप्शन है देखा The listed entity shall provide the presented remote event to its हाँ बोलो सर। हाँ ठीक है। तो बेसिकली ई वोटिंग जो इसने बोला ना, ई वोटिंग फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 1, वो ये प्रोसेस है। यस। ईजीएम नोटिस फाइनलाइजेशन, ईवीएसएन क्रिएशन, फिर कट ऑफ डेट के बाद डाटा अपलोडिंग, आरओएम अपलोड बोलते हैं, ईवीएसएन एक्टिवेट करते हैं उस दिन, फिर 3 दिन में वोटिंग होती है और 5 बजे वोटिंग बंद हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को रिमोट ई वोटिंग बोलते हैं। और वो जो बेनपॉज अपलोड बोला वही आरएम अपलोड क्या? हाँ हाँ, वो कट ऑफ डेट का अपलोड होता है। रजिस्टर ऑफ, हाँ हाँ, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपलोड करने का। हाँ हाँ, और ये कंपनी करती है कि आरएनटी करता है? जो शुरू की डिटेल्स है वो कंपनी बनाती है, क्रिएशन, और जो अपडेशन है। ईवी सीक्वेंस नंबर मुझे याद है, मैंने ही जनरेट किया था ये। हाँ हाँ, तो पोर्टल पे जाके आप डिटेल डाल के करते हैं। हाँ, और फिर नोटिस में डालना पड़ता है ना ये नंबर? कंपलसरी नहीं है, कोई डालता कोई नहीं डालता। तो हाँ ये सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ कि ई वोटिंग कैसे चलती है। रिमोट ई वोटिंग की हाँ बात करें। अभी आजकल, पहले कंसेप्ट क्या था कि मीटिंग में जाके लोग शो ऑफ हैंड से वोट करते थे और पोल मांगा तो पोल होता था। लेकिन अभी इसके कोविड के चलते अभी क्या हो गया है, वोटिंग एट ईजीएम वेन्यू भी अलाउड हो गया है। ईजीएम वेन्यू, तो सेम जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसके बाद वो 15 मिनट के लिए फिर से वोटिंग चालू करते हैं, और जो भी शेयर होल्डर्स है उस 15 मिनट में वो लॉग इन करके अपने वोट कर सकते हैं आफ्टर द एजीएम। हाँ। तो कभी भी आप किसी भी एजीएम की प्रोसीडिंग देखोगे ना, जब चेयरमैन बोलेगा नाउ आई कंक्लूड, तो फिर 15 मिनट के लिए ऊपर वो नंबरिंग चलती रहती है। हाँ 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 वो 15 मिनट में जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पहले वोट नहीं डाला है और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो लोग अपने वोट डाल सकते हैं। करेक्ट, ये ऑनलाइन एजीएम के लिए ना? हाँ, ऑनलाइन एजीएम के लिए। हाँ हाँ तो इन दोनों के वोट के बेस पे स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट देगा, और वो रिपोर्ट आप वो शेयर होल्डर जो स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मेट में आप डिस्क्लोज करोगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में देखो क्या कह रहे हैं। एक मिनट है। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज 2 working days, submit to the stock exchange 2 working days hours of conclusion, ये गया ना, 2 working days of its conclusion of a general meeting, details regarding voting results in the format specified by the board। ठीक है, तो अभी पहले 48 आवर्स होते हैं, अभी 2 वर्किंग डेज में आपको वोटिंग रिजल्ट उनके फॉर्मेट में देना है। ठीक है, अभी फोर्थ नंबर बोलो। The listed entity shall send proxy forms to the holders of securities in all cases mentioning a holder may vote either for or against each resolution। तो हर एक प्रॉक्सी फॉर्म में अगर आप देखो तो अभी एक टेबल बनी होती है आइटम्स के आगे कि फॉर अगेंस्ट, कि आप चाहो तो आप किसी के भी अगेंस्ट में या फॉर में वोट कर सकते हो। Each resolution, yes। Then top 100 listed entities by market capitalization determined as on the day, as on March 31st of the every financial year shall hold their annual general meetings within a period of 5 months from the date of closing of financial तो year। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो वो क्या कह रहा है, टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों को अगस्त से पहले अपनी एजीएम कर लेनी है। राइट। फिर क्या बोल रहे हैं, आपकी कंपनी टॉप 100 में है? हाँ, और सर फिर ये तो इसमें इधर तो 5 months दिया है, बट अंडर कंपनीज एक्ट इफ मेरा जून या जून में एग्जाम्पल, वो जून में ही ज्यादा प्रॉब्लम आता है, अगर जून में आ रहा है तो फिर अच्छा, तो भी मेरा सितंबर में एंड डेट आएगा 15 months तक, हाँ, तो भी मुझे इसके हिसाब में तो पहले ही करना है मेरा लिस्टिंग, आपको लिस्टिंग के हिसाब से ही करना है। तो हर साल आपको अगस्त से पहले मीटिंग कर लेनी है अनलेस दे प्रोवाइड एग्जम्पशन। उधर सितंबर आता है तो भी हाँ, 15 महीना, मतलब आपको फर्दर टाइम भी है आपके पास, 1 महीना कम दे दिया आपको। हाँ यस। 6 बोलो। हाँ,
top 100 listed entities shall provide one-way live webcast of the proceedings of the annual general meeting. सो वन वे लाइव वेबकास्ट का मतलब क्या है कि लोग बोल नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं। तो आप एक लिंक क्या जो है चल रहा है? लिंक जो है वो पुश करोगे तो दैट मीन इनके केस में घपले नहीं हो सकते ना, सारी और दुनिया फिर देखेगी। स्पीकर करेक्ट और दो अलग फिर अलग स्पीकर कंसेप्ट शेयर है। होल्डर उनको एक टाइम देते हैं कि आप इतने टाइम तक आप रजिस्टर करो और फिर मीटिंग में उनका नाम बुलाया जाता है, जब वो बुलाते हैं तो बोलते हैं। अच्छा तो वेबकास्ट में ये वो ऐड हो जाएगा फिर हम्म वेबकास्ट में ही हाँ ऐड हो उन जाएगा उनका जब भी ये इसमें कैसे रहता है, जब भी एजीएम होती है, अगर आपने नहीं अटेंड की है तो वो एनएसडीएल या सीडीएसएल दो लिंक देता है। हाँ एक लिंक वो जिसके थ्रू सिर्फ देख सकते हैं, आप एंटर नहीं कर सकते, अच्छा और दूसरे जिसमें आप पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ओके तो उस लिंक में जो भी आदमी बोलना रहता है उसको वहां से उठा के पैनल में डाल देते हैं, तो पैनल में जो आता है वो बोल सकता है। तो उसमें एक आदमी का काम यही रहता है कि जिसका नाम लिया उसको उस लिस्ट से उठा के पैनल की लिस्ट में डालने का, तो फिर वो बोल पाता है। ये भी ये आरएनटी वाले ही करते हैं लोग जो वो एनएसडीएल वाला प्रोवाइड बैठ करता जाता है है, एनएसडीएल का कोऑर्डिनेटर बैठता है। अच्छा वो ही करता है उसको हाँ एनएसडीएल हाँ वो सीडीएसएल। देखा है मैंने वो लोग ही बोलते हैं अगर हाँ स्पीकर शेयर होल्डर इज नॉट क्लियर नॉट ऑडिबल वगैरह जी जी टर्न ऑफ योर कैमरा वगैरह हाँ ठीक है ना, उनका काम है मॉडरेट करने का। हाँ तो ये रेगुलेशन जो था 44 शेयर होल्डर्स एंड वोटिंग क्लियर है। अभी फिफ्थ सिक्स पॉइंट नहीं हो गया एक्सप्लेनेशन टॉप 100 entities shall be determined on the basis of market capitalization as at the end of immediate previous financial year. ठीक है, हाँ तो ये क्लियर है। रेगुलेशन 44 क्या कह रहा है? रिमोट ई वोटिंग फैसिलिटी देने की एज पर रूल्स होगा कंप्लायंस एज पर रूल्स दैट कंपनीज एक्ट वाले एंड 2 वर्किंग डेज after the meeting is concluded voting results has to be communicated to stock exchanges and proxy forms में the holders of securities shall mention shall send proxy forms to the holders of security in all cases mentioning the holder may vote either okay and listed entity should clearly mention whether they have to vote either or for both options should be उनको given in the ऑप्शन देनी है। proxy वहां पे एक टेबल के आगे 2 बॉक्स लगे रहते हैं, कोई भी प्रॉक्सी फॉर्म correct देखना, उसमें फॉर अगेंस्ट और एब्सटेन करके 3 लगे रहते हैं, ठीक है तो वो उसी हिसाब से चूज करते हैं। अगर सपोज then किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करना है तो अगर उसमें टिक कर देते हैं तो प्रॉक्सी में जो टिक किया है वही वोट कर सकता है, उसके अलावा वोट नहीं चलेगा। correct then listed entity based on market capitalization 100 top 100 within 5 months they have to conduct their annual general meeting from end of financial year जी and closure of financial year and top 100 listed entity shall provide webcast one way live webcast ठीक है। and market capitalization immediate previous financial चलो नेक्स्ट है चेंज इन नेम ऑफ द लिस्टेड कंपनी। जनरली अनलिस्टेड कंपनियों के लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो, फॉर्म फाइल करो, नाम चेंज करा लो। अभी अगर आप लिस्टेड हो तो आपको और क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी वो ये सेक्शन तो उधर भी अभी अप्लाई करना पड़ता है ना रन में। अप्लाई करके नहीं वो रन में तो ठीक है सर वो तो एक ही फॉर्म में सब हो जाता है वो नहीं ना, बट वो अपार्ट कंपनी फ्रॉम दैट इनकॉर्पोरेशन में हो, एक ही फॉर्म में सब होना। स्पाइस वाला फॉर्म हाँ इसके लिए लगे, इसके लिए चेंज ऑफ नेम के लिए अप्रूवल के लिए डालना पड़ता है ना हाँ आईएनसी अभी किया मैंने किसी कंपनी का, अभी मैंने लास्ट वीक में नेम चेंज करा, ऑब्जेक्ट चेंज करा, सब किया। बट उसमें अप्लाई करना पड़ता है फिर 30 डेज तक नेम वैलिड है और जो पुरानी कंपनी है उनके लिए 45 डेज रफली है टाइम, नई कंपनियों के लिए 10-20 दिन का टाइम है। 10-20 दिन उसमें हम लोग को ये करना है। हाँ पुरानी कंपनियों में रफली 45 डेज के आसपास का टाइम है। और फॉर्म फाइलिंग एक ही है क्या वो आईएनसी वाला? MGT 14 INC देखो पहले MGT 14 अप्रूव होगा तभी आप INC भर सकते हो। ठीक है। चेंज इन नेम ऑफ लिस्टेड एंटिटी, तो अगर आप लिस्टेड है तो और क्या करना पड़ेगा आपको?
Listed entity shall be allowed to change its name subject to compliance of following condition with the हम्म, following conditions. हम्म, A time period of at least 1 year has lapsed from the last name change. At least 50% of the total revenue in preceding 1 year period has been accounted by the new entity suggested by the new name, new हम्म, activity suggested by new name, or the amount invested in the new activity project is at least 50% of the assets of the listed entity. Acha. Provided if the listed entity has changed its activity which has not reflected in its name, then from the change of activities in compliance with the provisions as applicable to the change of name prescribed under Companies Act. हम्म। क्या कह रहा है, पहले केस में बोल रहा है कि एक लास्ट चेंज से 1 साल का गैप होना चाहिए दो नाम चेंज में। बराबर, दो नाम से एक फिर क्या बोल रहा है कि 50% रेवेन्यू वो न्यू एक्टिविटी से आना चाहिए। आप नेम जब चेंज कर रहे हो, जो भी आप हाँ। जो एक्टिविटी उसमें आ रही है उस नए नाम में, दैट इज उसकी रिवेन्यू 50% उस एक्टिविटी से आनी चाहिए। इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, या फिर ये कंडीशन नहीं पूरी हो रही तो ये जो नई एक्टिविटी है रिवेन्यू नहीं आ रही, तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट उसमें किया है वो आपकी का एसेट का 50% एटलीस्ट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तभी आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। और फिर अगर आपकी एक्टिविटीज़ में आपने चेंज कर ली एक्टिविटीज़ जो आपके नाम पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो आप 6 महीने के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ अपना नाम चेंज करोगे कंपनी देखी कंप्लायंस के साथ। हाँ, ठीक है, फिर से अब चेंज करना है उसका नाम। हाँ। For the purpose of this regulation, assets of the listed entity means the sum total of assets, advances, work in progress, inventories, investments, trade receivable, cash and cash equivalents. Advances shall include only those amounts extended by the extended to the contractor and suppliers towards execution of projects specific to new activity as reflected in the new name. समझे क्या? अभी ऊपर उसने कि यहाँ लिखा था ना कहाँ यूज हुआ है, 50% ऑफ एसेट्स का होना चाहिए। मैं कुछ तो असेट्स में उसने, मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। कल को आपकी मैनेजमेंट ने बोला हमको नाम चेंज करना है, तो पहला क्वेश्चन होगा नाम क्यों चेंज किया जाता है। अब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साइलेंट है अभी तक, तो जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे नहीं और खाली अपने नाम को ही अपनी करंट एक्टिविटी से रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे, ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ने अपना नाम बीएससी लिमिटेड कर लिया, तो इसने अब कौन सी नई एक्टिविटी करी इसमें? राइट, नहीं, तो उनमें से कौन सा क्लॉज एप्लीकेबल होगा उसको? तो इस केस में वो क्या करेगी? तो एक सर्टिफिकेट बनाएगी ऐसा कुछ कि हमारे को कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है ये। नहीं, फिर उसको विद इन 6 मंथ्स फिर से चेंज करना पड़ेगा ना। पर अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपकी एक्टिविटीज है, ठीक है, आज आपकी कंपनी का नाम है कुछ भी नाम है, आपने क्या किया उसके सिर्फ एब्रीविएशन बना के समथिंग लिमिटेड कर दिया, तो अभी आपने एक्टिविटी तो कोई चेंज नहीं करी। नहीं, अब ये डिमांड तो आपके प्रमोटर से आएगी। लाइक अभी MIRC है, MERC वो मार्क इलेक्ट्रॉनिक, उसका जो है ब्रांड है ओनिडा, तो मार्क की जगह ओनिडा से लोग उसको पहचानते ज्यादा। बराबर, तो अगर उसने अपना कहा कि मैं अपना नाम रख रही हूँ ओनिडा टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, तो उसने कोई नई एक्टिविटी तो शुरू नहीं की, वो पहले ही चल रही थी उसकी एक्टिविटी। तो मेरे को क्या लगता है कि उसके इसमें इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फुलफिल होगी, क्योंकि कोई नई एक्टिविटी तो आपने करी नहीं। करेक्ट। तब यही बोलोगे ना हमारी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है उसी से ही पूरी रिवेन्यू आ रही है। तो एट द मोस्ट तो बोल रहे हैं ये क्लॉज आपका कंप्लायंस नहीं आएगा। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप नाम चेंज कर रहे हो, कंडीशंस क्या है, शैल बी अलाउड टू चेंज इट्स नेम सब्जेक्ट टू कंप्लायंस, तो सबसे पहले शैल कर रहे हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हमको ये सोचना चाहिए ना कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो इसमें कवर ही नहीं हो रहा, फिर नाम चेंज ही नहीं कर सकते, फिर ऐसा है तो ये नहीं निकल रहा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
तो मेरे ख्याल से तब हमको नेगेटिव सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि none of the conditions are applicable to us and the name is changed for the existing activities. Hmm? Yes. On satisfaction of conditions of sub-regulation 1, the listed entity shall file an application for new mobility with the registrar तो of वो companies. क्या कह रहे बट हैं सर कि ये कंप्लायंस करने का, बट इसको कुछ सबमिट भी करने का क्या स्टॉक एक्सचेंज को पहले? मैं वही कह रहा हूँ, उसको कैसा पता चलेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा ना कहीं पर भी। इंटीमेशन का भी कुछ दिया नहीं है ना उन्होंने? जब एक सर्टिफिकेट इंक्लूड करने को बोला है नोटिस में, थर्ड पॉइंट upon में। the completion upon the compliance with the conditions for change of name laid down in Companies Act and rules made thereunder, the listed entity in the explanatory statement to the notice seeking shareholders approval for change in name shall include a certificate from practicing chartered accountant stating compliance with the conditions of sub-regulation 1. Okay. तो पहले क्या था, Notice इससे में नीचे compliance इससे पहले जो क्लॉज देखोगे वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल थी, तो वो डिलीट करके अब इन्होंने कहा कि पहले नोटिस के साथ ये सर्टिफिकेट लगा दो कि आपने कंडीशन पूरी की है। yes. राइट। तो नेम चेंज के लिए क्या बोल रहे हैं, 3 चीजें बोल रहे हैं, कर दो रिपीट। एटलीस्ट 1 ईयर का गैप रहना चाहिए, देन 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल वो न्यू एक्टिविटी से आना चाहिए, देन हाँ अमाउंट फिर इन्वेस्टेड 50 हाँ एटलीस्ट 50 अमाउंट इन्वेस्टेड इट शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ द असेट्स ऑफ द कंपनी एंड अगर चेंज इन एक्टिविटीज नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है तो विद इन 6 months यू हैव टू अगेन चेंज द within period of 6 months from change in activities in compliance with the provision means फिर से हम लोग को change the name in line with the existing name अब ये क्या line है, of business. हाँ ये प्रोविजन में क्या बोल रहा है, जैसे ही एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया लिस्टिंग एग्रीमेंट। हाँ जिस दिन भी ये आया उस दिन हर वो कंपनी को ये चेक करना था पैराग्राफ हाँ राइट कि उसकी एक्टिविटी अगर बदली है लिस्टिंग के बाद से, हाँ लेकिन उसका नाम नहीं बदला है तो उसको नाम चेंज करना चाहिए, करना पड़ेगा। हाँ ये ऐसी कंडीशन है। कितने लोगों ने फॉलो की नहीं की वो पता नहीं, राइट। yes इससे क्या कहा, जब ये कंडीशन पूरी होगी क्योंकि तो सिर्फ आपको if the अकाउंट, company is listed entity is falling under this clauses A B C A नहीं B and C तो उसको फिर नेम चेंज करना ही है मैंडेटरी। हाँ अगर उसने एक्टिविटी चेंज किया तो, हाँ हाँ राइट। और आपको ये सब कंडीशन पूरी होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो, वो बोल रहे हैं उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सर्टिफिकेट जो है वो इंक्लूड करोगे। कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशन 45(1) ना, तो मैंने ये सारी कंडीशनें पूरी हो रही है। तो ये था चेंज ऑफ नेम का। फिर वेबसाइट, अभी हर कंपनी की वेबसाइट में क्या कम है क्या ज़्यादा है, अगर आपको ऑडिट करना है तो ये सेक्शन है। listed entity shall maintain a functional website containing the basic information about listed entity. Listed entity shall disseminate the following information under separate section on its website. Details of its पहले business. इससे पहले 2 पॉइंट समझ लो। पहला, वेबसाइट फंक्शनल होनी चाहिए, एक बार बनाई और बना के भूल के नहीं चलेगा। फिर कंटेनिंग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिस्टिंग कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट में होनी चाहिए कि लिस्टिंग कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। तो सबसे पहले हर लिस्टेड कंपनी को वेबसाइट होना जरूरी है। हाँ करेक्ट। एक कंपल्शन आ गई लिस्टिंग रेगुलेशन है कि अगर एक कंपनी लिस्टेड है तो 100% श्योर उसकी वेबसाइट होगी। बराबर। ये पहला क्लॉज होगा। दूसरा क्लॉज बोलता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन कहाँ पर देनी है, अंडर ए सेपरेट सेक्शन। तो जनरली ये सेपरेट सेक्शन जो रहता है वो इन्वेस्टर का सेक्शन रहता है। इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर ये सारी डिटेल मोस्टली आपको मिलेंगी। देखो क्या क्या डिटेल है, अपनी कंपनी का एग्जांपल लेके सोचते हो कि क्या क्या देना है। यस, डिटेल्स ऑफ इट्स बिजनेस, terms and conditions of appointment of independent directors, composition of various committees of the board, code of conduct of the board of directors and senior management personnel,
डिटेल्स, एक मिनट किधर गया, details of establishment of vigil mechanisms for whistleblower policy, criteria of making payment out to non-executive directors if the same has been disclosed in the annual report, policy on dealing with RPT, policy on determining material subsidiaries, तो अभी आप ये details देखो of कि आपको familiarization पॉलिसी procedure. बनाने के लिए Yes, कौन कौन सी पॉलिसी आपको किसी भी वेबसाइट से मिल जाएगी। correct. ये मिल जाएगा किसी भी वेबसाइट से, तो आपको जितनी चाहिए उतनी पॉलिसी से उतने कोड ऑफ कंडक्ट मिलेंगे, Right. जितनी चाहिए उतनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पॉलिसियाँ मिलेंगी, उतनी मटेरियल सब्सिडरी पॉलिसी मिलेगी। Correct. फिर आपने फाउंडेशन प्रोग्राम जो किए बेसिकली, तो वो एक लिस्ट मिलेगी कि Hmm. आपने कितने किए कितने नहीं किए। ये मोस्टली कई Including कंपनियां falling details. ये नहीं करती है। अगर आप उसको एक्चुअल देखना तो telium.com पे देखना, वहाँ मैंने डाला हुआ Acha. Number of programs attended by the independent directors है। नंबर during the year and on cumulative basis till date. Acha. Then number of hours, but ये number of programs है that they may be independent directors in several companies ना, तो वो सारे जो attend किए उन्होंने, तो वो भी हम लोग के नहीं नहीं कंपनी को नहीं disclose नहीं करेंगे नहीं, कि केवल हमारे अपनी कंपनी अपनी ने जो अपनी दिए। कंपनी। Details of मतलब imparted to the independent directors. Okay. Number of programs attended during the year and on cumulative basis. Number of hours spent by the independent directors in such programs during the year and on cumulative basis till the date, and other relevant details, email address of the grievance redressal and other irrelevant details, contact information of designated officials of the listed entity who were responsible for assisting and handling investor grievances, financial information including notice of the meeting of the board of directors where financial results shall be discussed, financial results on conclusion of the meeting of the board of directors where financial results were approved, complete copy of annual report including balance sheet, profit and loss account, directors report, corporate governance report, etc., shareholding pattern, details of agreements entered into with the media companies and stroke or their associates, etc., schedule of analyst institutional investors meet and presentations made by the listed entity to analyst or institutional investors. For the purpose of this clause, meet shall mean group meetings or group conference call conducted physically or through digital means. ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है। Hmm. अभी ये जो हमने स्टैंड पढ़ा था, जिसमें रेगुलेशन 30 Hmm. कि आप ये करोगे और वेबसाइट पे डालोगे, हाँ जो ऑप्शनल था 1 साल के लिए और अगले साल से कंपलसरी हो रहा था, हाँ पढ़ो। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पोस्ट अर्निंग्स क्वार्टरली रिजल्ट, हाँ वो इन्वेस्टर कॉल्स ना, presentations, post earnings quarterly results by whatever name called conducted physically or through digital means simultaneously with submission to recognized exchange in the following manner: a presentation and audio video recording shall be promptly made available on the website, and in case before the next trading day, and in any case before next trading day or within 24 hours from the conclusion of such call, whichever is earlier. Okay. अब ये देखो, देन अगर इसमें फ्राइडे कल को नहीं सैटरडे नहीं को खत्म हुई तो फ्राइडे को सैटरडे खत्म को हुई तो फ्राइडे को आपको कब खत्म तक हुई तो सैटरडे, 24 आवर्स लग जाएगा। हाँ विद इन 24 आवर्स विच एवर इज अर्लियर। अभी ये रात को ट्रांसक्रिप्ट अगर सुनो संडे को खत्म हुई तो मंडे को विद 24 आवर्स के विद इन 20 देने का, हाँ नहीं ना, अगर बिफोर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे संडे शाम को खत्म और हुई हाँ तो आपको कब चलानी है, बिफोर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे और विद इन 24 आवर्स विच एवर इज। फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ कॉल विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों में से अर्लियर क्या होगा, ट्रेडिंग डे पहले खत्म होगा कि 24 घंटे पहले खत्म होगा। अच्छा तो ट्रेडिंग डे पहले खत्म होगा, अभी तो 4 बजे तक खत्म होगा वो। नहीं बिफोर ट्रेडिंग डे के स्टार्ट होने से, तो ट्रेडिंग डे सुबह 9 बजे शुरू होता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग बिफोर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ऐसा वो, अच्छा हाँ अच्छा स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, तो फिर मंडे सुबह सुबह ही देने का है बिफोर यू 9 बजे से पहले ट्रेडिंग डे अपलोड हो जाए, स्टार्ट। 9 बजे से पहले अपलोड हो जाने चाहिए, क्योंकि 9 बजे से शुरू होगा ट्रेडिंग डे, राइट। 9 के 8 बजे
9 बजे शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्ट Transcript of such call shall be made available on the website within 5 working days of the conclusion of such calls. Acha. Provided that information under subclause 1 shall be hosted on the website of the listed entity for a minimum period of 5 years and thereafter as per the archival policy of the listed entity as disclosed on its website. अब आर्काइवल पॉलिसी याद है क्या? वो जो था ना डिस्पोजल ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाली यस पॉलिसी। हाँ भी पढ़ो। बट वो मिनिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स के लिए उधर डॉक्यूमेंट्स रहेगा। वेबसाइट पे 5 साल का रिकॉर्ड कम से कम मिलेगा। as per archival policy shall be disclosed on its ये कॉल वाली इंफॉर्मेशन हाँ जो मिनिमम 5 साल के लिए ट्रांसक्रिप्ट इंफॉर्मेशन अंडर सबक्लॉज 2 information under subclause 2 shall be hosted on the website of the listed entity and preserved in accordance with clause 9A प्रिजर्वेशन को regulation 9A। वही द कंपनी शैल हैव प्रिजर्वेशन पॉलिसी। The requirement of disclosure of audio, video recording and transcript shall be voluntary with effect from 1st April 2021 and mandatory with effect from 1st April 22। अच्छा अभी voluntary है। जी आगे बोलो। New name and old name of the listed entity for a continuous period of 1 year from the date of last name change। इधर तो कम है फिर टाइम कंपनीज एक्ट में 2 इयर्स है। इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2018। ये क्या आइटम अंडर सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 47। अच्छा उधर जो दिया है वो वेबसाइट पे होना चाहिए। ये न्यूज़पेपर में दे रहे हैं 47। हाँ 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 वो न्यूज़पेपर कटिंग बराबर। विद इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2018 all credit ratings obtained by the listed entity for all outstanding instrument updated immediately as and when there is any revision of any ratings any of the ratings वो भी होने चाहिए वेबसाइट पे। separate audited financial statement for of each subsidiary of the listed entity in respect of a relevant financial year uploaded at least 21 days prior to the date of AGM which has been called to inter alia consider accounts of that financial year। अच्छा वो कंसोलिडेटेड भी अपलोड करने की बैलेंस शीट्स ऑफ द सब्सिडीज। वो बोल रहा है कि सब सब्सिडियरियों की बैलेंस शीट आपकी वेबसाइट पे होनी चाहिए। हाँ हाँ मीन्स वो एक कंसो बुक बनती है ना तो हाँ वो भी अपलोड वही करने की यस सॉफ्ट वर्जन उसका। प्रोवाइडेड दैट अ लिस्टेड एंटिटी which has a subsidiary incorporated outside India। सर बट ये क्लॉज जो था 5 उसमें पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होता था क्या सब्सिडरीज के साथ? और अगर आप ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करो और कंपनी एक्ट हाँ पढ़ो दैट इंक्लूड्स दैट। नहीं बट उधर भी अभी निकल दिया ना उन्होंने क्या निकाल डालने की जरूरत नहीं है वेबसाइट पे। क्या निकाल वेबसाइट तो सब्सिडरीज का भी अकाउंट जाता है। कौन जगह? हाँ नहीं जाता है नहीं कंपनीज एक्ट में। वो नहीं वो तो यहीं से ही जाता था। हाँ बट पहले हम लोग पूरा एनुअल रिपोर्ट नहीं उधर कैसे था वो कि होल्डिंग कंसर्न कंपनी है तो उसको सब्सिडरीज के उसके नहीं अकाउंट्स नहीं डालने हैं ऐसा आप था मिक्स कर रहे हैं। पहले क्या कंपनीज था एक्ट कि हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट के साथ सब्सिडरी की बैलेंस शीट देनी पड़ती थी। हाँ हाँ जब कंसोलिडेशन का कंसेप्ट आ गया तो उन्होंने बोला हाँ स्टैंड लोन दो कंसोल दो और सब्सिडरी की समरी दो। तो बराबर लास्ट पेज में से एओसी जो 3 नंबर है उसमें से एओसी 1 उसमें सब सब्सिडरी रहती है। तो इसलिए बैलेंस शीट में डालना कंपलसरी नहीं है कंपनी में। तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा सब्सिडरी के बारे में? तो वो लिस्टेड कंपनी के केस में बोल रहा है कि आपको अपनी सारी बैलेंस शीट्स जो है वो 21 दिन पहले आपको चला देनी चाहिए। सर ये समझा मुझे बट किधर इधर पहले था क्या डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी अपलोड करना या नहीं एनुअल नहीं रिपोर्ट था क्या? नहीं अपलोड नहीं है। अब ये जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी एक्ट में आप इसका मीनिंग लो तो इट इंक्लूड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डायरेक्टर रिपोर्ट नोट्स टू इक्विटी सब कवर करते हैं। ये वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स नोट्स टू बट नॉट डायरेक्टर्स रिपोर्ट ना। जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा आपको। अच्छा ओके देख लो हाँ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
definitions. Hmm. Financial statements A B C D E F G H F. ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हेलो। ठीक, हाँ जी, हेलो। हाँ बोलो सर। ये Financial statement in relation to the company includes balance sheet as at the end of the financial year, profit and loss, or in case of a company carrying out on any activity not for profit, and income and expenditure account for the financial year, cash flow statement for the financial year, statement of changes of statement of changes in equity if applicable, and explanatory note annexed to or forming part of any document referred to in subclause 1 or to subclause 4 1 to 4। हाँ तो बैलेंस नहीं शीट है के ना सर। नोट्स, हाँ तो इसका मतलब खाली आपको वो देनी है उनकी विदाउट डायरेक्टर। हाँ हाँ यस बराबर। ओके, फिर अगर आपकी आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरी है तो where such subsidiary is statutorily required to prepare consolidated financial statements under any law of the country of its incorporation. The requirement of this proviso shall be met if consolidated financial statement of such subsidiary is placed on the website of the listed entity. अच्छा, and is not required to get the account audited. where such subsidiary is not required to get its financial statements audited under any law of the country of its incorporation, and which does not get such financial statements audited, the holding Indian subsidiary may place such unaudited financial statements on its website, and where such financial statement is in language other than English, the translated copy of the financial statement shall also be placed on the website। अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने और इन इंग्लिश में रखने। तो दो चीज़ें बोल रहे हैं, एक अगर आपकी आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरी है उसको कंसोल बनाने पड़ते हैं तो आप वो कंसोल रखो, और अगर उसका अकाउंट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑडिट नहीं करवाती है तो उसके अनऑडिटेड रखो, और अगर इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश करो। फिर सर वो बहुत नीचे गया अभी। आया सेक्रेटरी कंप्लायंस। सर वो जो पहला क्लॉज है ना ए वाला, एक मिनट जरा ए में जाओ तो फिर से। Where such subsidiary statutory required to prepare consolidated financial statements under any law of the country of its incorporation, the requirement of this proviso shall be met if consolidated statements of such subsidiary is placed on the website। Means under that law तो भी चलेगा, अंडर दैट लॉ भी चलेगा। कम्युनिकेट नहीं है तो हाँ अंडर बाहर के लॉ के हिसाब से। फिर अभी secretarial compliance report as per sub regulation 2 of regulation 24 of these regulations। वो एनुअल वाला ना। हाँ एनुअल। then disclosure of the policy for determining materiality of events or informations required under clause 2 sub regulation 4 of regulation 30 of these regulations। तो हमने यहाँ किया था ना कि मटेरियलिटी पॉलिसी बनानी है कि कौन सी इवेंट मटेरियल होगी या नहीं होगी, रेगुलेशन 30 में जो पार्ट डी है उसके लिए, तो ये वो पॉलिसी है, तो ये भी आपको एग्जांपल के लिए किसी भी वेबसाइट से मिलेगा। yes then a disclosure
disclosure of contact details of KMP who are authorized for the purpose of determining materiality of an event or information and for the purpose of making disclosure to stock exchanges just as required under subregulation 530 of this regulation. तो 35 में लिखा था कंपनी डेजिग्नेट करेगी जो पर्सन ये डिटरमाइन करेगा कि मैटरनिटी KMP, बराबर. और 38 क्या था? 38 ना अभी. एक मिनट हाँ सर, वो ऊपर गया. ये listed entity shall disclose on its website all such events or information which has been disclosed to the stock exchange in this under this regulation, and such disclosure shall be hosted on the website for minimum period of 5 years and thereafter as per archival policy. जो भी आप रेगुलेशन 30 करके दे रहे हो वो वेबसाइट पे भी होना चाहिए. then X number. बोलो. 38 हुआ. हाँ. Statement of deviation or variation as specified in regulation 32 of these regulations. Dividend distribution policy based on market capitalization. Top 1000 था ना इसमें. उसको वेबसाइट में डालनी है, बनानी है और वेबसाइट में डालनी है. Annual return under section 92 of the Companies Act and rule made thereunder. तो A से Z कितना होता है? 26 होता है ना. हाँ. A से Z, A to Z हो गया ना इंग्लिश के. हाँ हाँ बराबर. तो 26 क्लॉजेस 26 पॉइंट्स हुए. हाँ बट सर ये अभी ये इधर 92 बोला है अंडर कंपनीज एक्ट. हाँ वो MGT 7 ही डालना है ना, वही बोल रहे हैं. MGT 7, MGT 9 में. ठीक है. 3AB. Listed entity shall ensure that the contents of the website are correct. Listed entity shall update any change in content. ठीक है. तो बेसिकली तीन रेगुलेशन है, 1 2 3. 2 में क्या आएगा वो बोला है, और 1 में ये बोला है कि आप एक फंक्शनल वेबसाइट रखोगे, तो कंपल्सरी किया वेबसाइट. और 2 में बोला कि जो भी इंफॉर्मेशन 26 इंफॉर्मेशन है ये एक सेपरेट सेक्शन में होनी चाहिए. तो अगर आपने पूरी वेबसाइट में बांट के रखी है तो स्टिल ये कंप्लायंस नहीं है. ये वाला ये पूरा का पूरा एक पर्टिकुलर टैब के अंदर होना चाहिए. अच्छा हाँ वैसा अंडर वन सेक्शन. बराबर. ढूंढना नहीं पड़ेगा, इधर जाओ इसके लिए उधर जाओ उसके लिए उधर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक मेन टैब हो उसके अंदर आप सब टैब बना के कर सकते हो. 47 है एडवर्टाइजमेंट. किस चीज की एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है? बोलो. Listed entity shall publish the following information in the newspaper. Financial results as specified in regulation 33 along with modified opinion or reservation, if any, expressed by the auditor. Provided if the listed entity has submitted both standalone and consolidated financial results, the listed entity shall publish consolidated financial results along with the turnover, profit before tax, profit after tax on standalone basis as a footnote and a reference of the place at the website where the results can be checked. So क्या बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको पब्लिश करने कहाँ पे? न्यूज़पेपर में. उसके लिए उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, और उस फाइनेंशियल रिजल्ट में जो भी अगर ओपिनियन या रिजर्वेशन है वो भी उसमें डालनी है. समरी का उन्होंने 8 पॉइंट का एक समरी का बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने. फिर जिसके कंसोल है तो उसका क्वेश्चन ये आएगा कि उसको दोनों करनी है कि एक करनी है. उस केस में बोल रहे हैं आप कंसोल सबमिट करो, अखबार में छपवाओ, और उसके अंदर एक डब्बा डाल दो स्टैंडअलोन का टर्नओवर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स, और वेबसाइट का लिंक डाल दो जहां से स्टैंडअलोन रिजल्ट देख सकता है कोई भी. तो चाहे स्टैंडअलोन को तो एक ही रिजल्ट पब्लिश करना है. जिसके खाली स्टैंडअलोन है वो स्टैंडअलोन ही पब्लिश करेगी, जिसके दोनों है वो कंसोल करेगी और नोट्स में स्टैंडअलोन का पॉइंट डालेगी.
फिर notices given to the shareholders by advertisement देना है उसको। तो वही है ना, अगर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो नोटिस अखबार में ही जाएगा ना, और कहाँ जाएगा। ये ऐड जाता है ना, इतना भी आता तो भी चलता हाँ। था कि अखबार में आपको क्या छापना है। हाँ। ठीक है, फिर ये देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ये हर न्यूज़पेपर कटिंग में ना ये पॉइंट जरूरी है। तो आप लिस्टेड कंपनी का कोई भी अखबार में नोटिस देखोगे ना, तो ये पॉइंट आया होगा नीचे। The listed entity shall give reference in the newspaper publication. Reference in the newspaper publication sub-regulation 1. The link of the website of the listed entity and stock exchanges where further details are available. हाँ। तो हर एक लाइन में लिखेगा द अबव नोटिस एंड फर्दर डिटेल कैन बी एक्सेस्ड एट द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर क्या करना है? सर मुझे खाली आपको पूछना है, ये जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तो व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन, तो आपके स्क्रीन का ही रिकॉर्ड होता है कि मेरे स्क्रीन का भी रिकॉर्डिंग होता है? मेरी स्क्रीन पे। अच्छा, ओके। Listed entity shall publish the information specified in sub-regulation 1. एक मिनट है, ये किधर हो गया, ये सेकंड हो गया। Shall give reference to the link of the website and to stock exchange whether further details are available, ये हो गया। The listed entity shall publish the information specified in sub-regulation 1 in the newspaper simultaneously with the submission to stock exchanges. अच्छा, जो अखबार में गई वो स्टॉक एक्सचेंज को भी जाए। यस। Provided financial results at clause B of sub-regulation 1 shall be published within 48 hours of the conclusion of the meeting of the board of directors at which the financial results were approved. Okay. कहाँ Means पब्लिशन है? फ्राइडे को हुए तो न्यूज़पेपर में, 48 फ्राइडे आवर्स। को हुई मीटिंग तो संडे तक तो आना ही चाहिए न्यूज़पेपर। हाँ, अब इसमें बीएससी ने एक तो कभी क्लैरिफिकेशन दी थी कि छुट्टी पड़ती है तो एक दिन पहले लेना है। मीन्स सैटरडे संडे रहेगा तो कैसे करेंगे? फ्राइडे को मीटिंग है। मैं वही कह रहा हूँ, तो उनके हिसाब से सैटरडे को होना चाहिए। और टेक्निकली कोई फॉलो नहीं करता 48 आवर्स का कंसेप्ट है, लोग संडे को भी पब्लिश करते हैं। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट लो। Information at sub-regulation 1 shall be published in at least one English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India, and in one daily newspaper published in language of the region where the registered office of the listed entity is situated. One regional language and one English where the registered office is situated. Provided the requirement of this regulation shall not be applicable in case of listed entity which are listed as their securities on SME. तो क्या कह रहे हैं कि एसएमई को एडवर्टाइजमेंट देना नहीं है। सब रेगुलेशन नहीं लिखा, रेगुलेशन ही लिखा पूरा पूरा। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन पूरा एप्लीकेबल नहीं है उसको। हाँ, सब रेगुलेशन होते तो खाली 4 के लिए एप्लीकेबल होता, क्योंकि नहीं, 4 के लिए 4 नहीं सर, रेगुलेशन कौन सा हुआ? रेगुलेशन 47 हुआ। यहाँ पे रेगुलेशन क्या है? 47 और सब रेगुलेशन हुआ 1। हाँ, अभी 4 के नीचे जो लिखा है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेगुलेशन, नहीं ये पूरा 4 ही पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं है एसएमई को। हाँ, ये मतलब है ना, पर अगर ऐसा इसको लिखना था तो प्रोवाइडेड को एक की लाइन पे लेना चाहिए इसको, 4 की लाइन पे। हाँ, वो तो बहुत प्रॉब्लम है उसमें। नहीं तो इसका मतलब ये 4 के साथ जा रहा है, कोई अगर इसको पढ़े। इनफैक्ट सर लोग है ना क्या करेंगे, वो 4 के लिए मानेंगे, मैं बट वही वो बोल मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये रेगुलेशन लिखा है, सब रेगुलेशन नहीं लिखा। ठीक है, 47 क्लियर हुआ और 48 accounting standard shall comply with the applicable and notified accounting standards from time to time. सबसे पहले आप ये लो कि एक कंपनी जो लिस्टेड कंपनी थी उसको कितने रेगुलेशन एप्लीकेबल है? 1 to 48। हाँ। ये 48 4 चैप्टर में डिवाइड है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। राइट, चैप्टर 1 था वो जो प्रिलिमिनरी था, डेफिनेशन और वो सब। चैप्टर 2 में प्रिंसिपल्स थे,
हम्म। चैप्टर 3 में कॉमन ऑब्लिगेशन फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज थी, यस। और चैप्टर 4 जो है वो सब एप्लीकेबल है, जिसके सिर्फ इक्विटियाँ उनके लिए सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल है, विच इंक्लूड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस आल्सो। हाँ हाँ। और आज जो अपन ने पढ़ा, राइट फ्रॉम यहाँ से ले लो, रिकॉर्ड डेट से, ठीक है। रिकॉर्ड डेट हम लोगों ने पढ़ लिया कि आपको रिकॉर्ड डेट रखनी पड़ती है। डिविडेंड्स का रखा पर शेयर बेसिस, पॉलिसी टॉप 1000 कंपनीज को बनानी है, मीटिंग्स आपको शेयर होल्डिंग करना है, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लिखा हुआ, खाली इतना ही एक एक्स्ट्रा प्रोविजन है। प्रॉक्सी फॉर्म भेजोगे जिसमें फॉर और अगेंस्ट लिखा होना चाहिए, और जो टॉप 100 कंपनीज है उनको 5 मंथ में मीटिंग करनी है और 1 वे लाइव वेबकास्ट देना है, जो नॉर्मल अनलिस्टेड कंपनियों को एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद चेंज इन नेम आप किन कंडीशंस पे कर पाओगे, उसके बाद आपको 1 ईयर में। उसमें सीए का सर्टिफिकेट भी लगाना है, वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए और हमेशा अपडेट रखनी चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट आपको किन चीज़ों की देनी है। तो बेसिकली बहुत लिमिटेड चीज़ें बोली उन्होंने, फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए ऐड देने की, और जो शेयर होल्डर्स को नोटिस दे रहे हैं उसके लिए ऐड देने की। नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। नहीं, बोर्ड मीटिंग का बंद हो गया, नहीं होता, प्रायर नोटिस बंद हो गया, नोटिस बंद हो गया। तो ये कौन सी नोटिस बोल रहे हो? अभी आपने अभी आईपीएफ का कोई ट्रांसफर किया, अच्छा, या तो आपको ईमेल आईडी आपको रजिस्ट्रेशन आपको शेयर ट्रांसफर का नोटिस देना है। तो ये इसमें क्या ऑपरेटिव प्रोविजन क्या है इसका ऑपरेटिव प्रोविजन ये है, ये वाला 3 पॉइंट, कि आप साइमल्टेनियसली स्टॉक एक्सचेंज को भी दोगे। राइट। जब आप शेयर होल्डर को नोटिस दे रही हो तो आपको साइमल्टेनियसली उनको भी देना। अभी आपने शेयर ट्रांसफर बुक्स क्लोज करने का अखबार में नोटिस छपवाया, तो वो न्यूज़पेपर की कटिंग, अब यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिखा है, लोग इसको आगे पीछे करते रहते हैं, सेम डे देना चाहिए, टेक्निकली। मीन्स प्रीवियस डे अखबार के लिए भेज देने का, नेक्स्ट डे स्टॉक एक्सचेंज और अखबार दोनों में साथ में आ जाएगा। वो तो सेम डे आएगा ना, सेम डे आज दिया आज आ जाता है। हाँ। तो टेक्निकली जिस दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ उस दिन ही आप दे सकते हो, तो ये कंप्लायंस है। नहीं, पहले भेज देने का नाइट में, और नहीं, फिर दूसरे दिन छपेगा, पब्लिश और पर वो एक दिन पहले हो गया ना एक्सचेंज को। नहीं, एक्सचेंज को वही दिन में देने का जब न्यूज़पेपर में आएगा। हाँ, वही मतलब है ना इसका। तो ये क्यों रेलिवेंट है, ये इस पॉइंट के लिए रेलिवेंट है। बट कैसा होता कैसे है सर एक्चुअली? एक्चुअली में मीटिंग, आपने कोई नोटिस दिया, उसकी कटिंग 1-2 दिन बाद आती है, तब आप भेजते हो। अच्छा, क्योंकि आपने साइमल्टेनियसली नहीं होता है। लोकल आ जाती है, लेकिन जो रीजनल ऑफिस अगर किसी का बाहर है तो वो कॉपी लेट आती है, अच्छा, तो जल्दी 1-2 दिन का गैप हो जाता है, अनलेस आपने पहले से प्लानिंग करके रखी है। अच्छा। मैंने एक्सचेंज का कोई नोटिस देखा नहीं है इसके लिए, तो इसलिए इतना इसका कंप्लायंस इस पॉइंट पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। बट 48 आप बोल रहे बोर्ड मीटिंग प्रायर वाली नोटिस नहीं है अभी, अब ये दिन पे हमारी होगी। अभी मई से बंद होगी। अच्छा, बिकॉज वो कट हो गया। हाँ, अभी अमेंडमेंट जो रेगुलेशंस आए थे उसमें बंद हो गए। ठीक है। और 48 में कंपनियों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एकदम पहले पेज पे, ये देखने के लिए कि आपको सब मोटा मोटा याद है कि नहीं। फिर हम बंद करेंगे। चैप्टर 1 था प्रिंटिंग शॉर्ट टर्म्स फ्रॉम होम, नोटिस याद रहना चाहिए मैंने क्या किया। शॉर्ट टाइटल क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये किनको एप्लीकेबल है रेगुलेशंस। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट में वो था कि कब से इफेक्टिव होगा, फिर डेफिनेशंस, एंड देन एप्लीकेबिलिटी में किसको एप्लीकेबल रहेगा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, कन्वर्टिबल, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, देन उसमें प्रिंसिपल्स आर फॉर नॉलेज, ऑब्लिगेशंस, जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस, तो कंपनी पे और केएमपीस पे ऑब्लिगेशन है, कंप्लायंस ऑफिसर्स पे। देन शेयर ट्रांसफर एजेंट में इन हाउस हो सकता है या बाहर का भी अपॉइंट इसका आपको एक सर्टिफिकेट देना है, वंस इन ईयर। हाँ, वंस इन ईयर सर्टिफिकेट।
कॉपरेशन विद इंटरमीडिएट, जब भी उसने कुछ मांगा तो उसको दे देने का इसका इन्फॉर्मेशन। इसका वजह से ये हुआ कि ये भी क्वार्टरली है रिपोर्ट 7। नहीं नहीं, इसमें ईयरली है सर, बराबर बोला आपने, हाँ, पहले ईयरली हाफ ईयरली आएगा था, अभी ईयरली हो गया। विद इन 30 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड ऑफ। फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट हो गया 8 नंबर कॉर्पोरेशन। ये कॉपरेशन जब भी कुछ इंटरमीडिएट्स मांगे तो उसको देना इन्फॉर्मेशन। फिर वो आर्काइवल पॉलिसी, फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी है फॉर्म वगैरह प्रिस्क्राइब्ड है उसमें ही फाइल करना है, स्टॉक से भी का फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। इलेक्ट्रॉनिक मोड। देन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट शुड नॉट वायलेट सिक्योरिटी लॉस। हाँ, सिक्योरिटीज नो, हाँ यस। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये 1500 वगैरह सेग्रीगेट हाँ करने वही का। इलेक्ट्रॉनिक मोड में, और जहाँ पे नहीं है वो 1500 पर स्पीड पोस्ट, और आपको लिखने का एड्रेस है। हाँ, अबाउ 1500 स्पीड स्पीड पोस्ट है, तो बाकी ऑर्डिनरी ग्रीवेंस ग्रीवेंस वो सेबी और ये भी दे सकता है ना, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में वो कंपनी का स्कोर में रजिस्ट्रेशन, स्कोर में रजिस्ट्रेशन। हाँ, वो क्वार्टरली मीटिंग में सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखना है सर। बट इधर ही वो केएमपी का आता है क्या? केएमपी ऑथराइज्ड देखो सबसे पहले नहीं, वो है 30 आपने रिड्रेसल के लिए स्टेप्स लो, स्कोर्स पे रजिस्ट्रेशन लो, क्वार्टरली बेसिस में 21 डेज में आप कंप्लेंट किया वो उनको, और बोर्ड के सामने क्वार्टरली बेसिस पे बोर्ड पे सामने वो रिपोर्ट रखना है वो, ठीक है। और पहले स्टॉक एक्सचेंज में 21 डेज में भेजना। हाँ राइट, तो 13 तक याद है, अभी 14 फीस एंड अदर चार्जेस टू बी पेड टू रिकॉग्नाइज, जो भी फीस वगैरह है वो पे करने का उसको इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, एनईएफटी वगैरह वो सब का। देन एप्लीकेबिलिटी और फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये नेटवर्थ और पेड अप के बेसिस पे 10 करोड़ पेड अप एंड 25 करोड़ नेटवर्थ, तो उसके ऊपर वाली को सीजी प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। देन उसमें डेफिनेशंस वगैरह, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह की डेफिनेशन। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन चेयरमैन को बेस लेके चलने का। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स वो ये करने के लिए सीजी में डालने के लिए 20, और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स 20 ना 10 पब्लिक ना लिस्टेड के लिए रहेगा ना बेटा। हाँ मैक्सिमम नहीं सॉरी 6 और फिर वो होल टाइम डायरेक्टर है तो 3 ही अलाउड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 6 कहाँ दिख रहा है तेरे को? 6 डायरेक्टरशिप नहीं, वो तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है ना, 6 अभी का पढ़ लेना एक बार, सामने पढ़ लेना। हाँ हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, हाँ 8 लिस्टेड एंटिटीज, करेक्ट। 8 कब तक? 19 तक। 20 में 7। इंडिपेंडेंट मैक्सिमम कितने में हो सकता है? 7। अगर होल टाइम डायरेक्टर तो मैक्सिमम कितने में हो सकता है? 3। 3 और उसके लिए सिर्फ इक्विटी लिस्टेड करनी है गिननी, राइट? 8 लिस्टेड कंपनीज अप टू 19 क्या? उसके बाद कमिटीज आ रही है। अभी देखो कमिटी मैं तेरे को कैसे दिखाता हूँ, यहाँ से नहीं दिखाता। कमेटी का जो चार्ट आपने बनाया था उसमें हम लोग ने सब डाला था। 2 मिनट में आपको सारा याद आ जाएगा। कमेटी देख लो, आपको सब मोटा मोटा याद आ जाना चाहिए। पढ़ो, बोर्ड का पढ़ो पहले। हाँ, बोर्ड में सब एप्लीकेबिलिटी ऑल है। हाँ 6 कंपनीज में रह सकता है, मिनिमम 6 डायरेक्टरशिप, सॉरी 6 डायरेक्टरशिप्स फॉर 2000, टॉप 2000। देन 1/3 चेयरमैन के बेस लेके चलने का। अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट है 1/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अगर नहीं है तो 50%। कोरम 1/3 और 3 whichever is higher और मैक्सिमम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। और ये नीचे चेयरमैन आईडी एनईडी ईडी 2022 क्या था?
chairman independent non-executive ED 2020 AGM optional. पहले तो चेयरमैन जो है 2022 में सेपरेशन हो रहा था कि 2022 के बाद टॉप 500 कंपनियों में चेयरमैन मस्ट बी chairman non-executive director. हाँ पोस्ट सेपरेट होनी है, ईडी अलग होना है और चेयरमैन अलग होना है। और कोरम क्या है इनकी बोर्ड की 3 और 1/3 ये हो गया। नहीं बट ये क्या था चेयरमैन का और आईडी? सेपरेशन ऑफ याद है, सेपरेशन ऑफ हाँ सेपरेशन ऑफ पोस्ट, ठीक है। बट ये हम लोग ने एजीएम ऑप्शनल वो सेपरेट क्लॉज है एजीएम ना? में चेयरमैन की प्रेजेंस हाँ ये सेपरेट क्लॉज है ना, ये उसमें नहीं अलग अलग क्लॉज है, सब चेयरमैन। मिक्स करके हाँ एक जगह इकट्ठा कर दिया, लेकिन हाँ एजीएम में प्रेजेंस बट ऑप्शनल है। अच्छा, और चेयरमैन आईडी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, ईडी हो सकता है, बट 22 से नॉन एग्जीक्यूटिव में होना है उसको। ठीक है, मीटिंग साल में 22 से और सेपरेट ये रहना है उसका। हाँ चेयरमैन एमडी और रिलेटेड हाँ यस। फिर साल ये हो मैक्सिमम 4 मीटिंग्स 120 का गैप, देन ऑडिट कमेटी पार्ट सी पार्ट सी रोल के लिए हाँ ऑल एप्लीकेबिलिटी सबको एप्लीकेबल है। 3 होना चाहिए मिनिमम मेंबर्स, उसमें से 2 इंडिपेंडेंट, 1 नॉन एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, चेयरमैन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड 2/3 का हाँ नहीं ये ऑडिट कौन सा है इधर, 2/3 और कोरम 2/3 है उसका। चेयरमैन इंडिपेंडेंट एंड एजीएम में आना ही है उसको शर्त। कोरम बाजू में, ये क्या है 2/3 सर? इंडिपेंडेंट ऑल कहाँ पे इंडिपेंडेंट 2/3 होना चाहिए, वहाँ पे मेजोरिटी लिखा था। हाँ और हाँ आज वो एसआर कंपनियों में हाँ एसआर राइट एसआरसी और चेयरमैन आईडी होना चाहिए और एजीएम में उसको होना ही और चाहिए। एजीएम मस्ट आना है। कोरम फिर 1/3 और 2 whichever is higher and 2 presence of 2 ID independent directors होनी ही चाहिए, नहीं तो हो नहीं होगी। देन 4 मीटिंग्स मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम गैप 120 डेज। फिर एनआरसी ऑल, इसमें एक भी चलेगी मीटिंग एनआरसी में। पार्ट डी में रोल है 3 नॉन एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन इंडिपेंडेंट, चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। इसकी 2 मीटिंग होनी चाहिए ना, इंडिपेंडेंट ये मीटिंग 2 एक ही था, आरएमसी में 2 नहीं सर एक ही है बराबर। आरएमसी में 2 थी ना, नॉमिनेशन रेमुनरेशन में एक ही था। हाँ नॉमिनेशन में एक ही, नीचे आरएमसी ठीक था। हाँ नहीं अभी हम लोग एनआरसी में है ना। एनआरसी पार्ट डी में रोल है, सब कंपनियों को एप्लीकेबल है। 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए, चेयरपर्सन शैल बी इंडिपेंडेंट वो है डायरेक्टर ना उधर। हाँ वो तो है बट ही शुड बी मेंबर, ही कैन नॉट चेयर द मीटिंग। हाँ चेयरपर्सन कंपनी कैन बी मेंबर बट ही कैन नॉट चेयर द मीटिंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 50% होने चाहिए और 2/3 केस में एसआर के केस में चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एजीएम अटेंड करना मेन। और में 2 या 1/3 whichever और 1 आईडी प्रेजेंट होना चाहिए, साल में एक मीटिंग। एसआरसी में सबको एप्लीकेबल 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग 1 आईडी। फिर किसी को जो आईडी मिनिमम 1 चाहिए और 2/3 चाहिए जब एसआर कंपनी है। चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, एजीएम में प्रेजेंस जरूरी है। हाँ और 1 इन फाइनेंशियल ईयर ये राइट वाला लिखा हुआ कोरम की तरह, इसका कोरम नहीं लिखा हुआ, नॉट स्पेसिफाइड है। वहाँ एज पर कंपनीज है ये, हम लोग डिसाइड आरएमसी टॉप 1000 देन 3 उसमें से मोर देन 50% शुड बी डायरेक्टर इंक्लूडिंग 1 आईडी। हाँ बट ये 50% पीसी आधे से जो इसके 50% क्या बोलते हैं मैन 50% 50% डायरेक्टर होने चाहिए, दैट मीन मेजॉरिटी लेस देन 50%। हाँ एसआर सीनियर मैनेजमेंट, हाँ यही बोल रही थी मैं। हाँ सीनियर मैनेजमेंट के भी हो सकते हैं उसमें से। तो नीचे हमने ब्रेकअप दिया था कि अगर 3 लोग हैं तो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एक आईडी और एक सीएफओ हो सकता है। हाँ तो मिनिमम एक और 1 इंडिपेंडेंट मैंडेटरी है, 3 होने चाहिए उसके मेंबर्स और लेस देन 50% इसके होने चाहिए मैनेजमेंट के, सीनियर मैनेजमेंट के। 1 आईडी देन 1 और 2/3
SR के लिए नहीं है। हम्म, चेयरमैन डायरेक्टर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वगैरह कुछ नहीं, AGM में नॉट रिक्वायर्ड हम्म। RMC में। 1 और 2/3 क्या लिखा था सर हम लोग ये ने? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम 1 चाहिए, और अगर एसआर हाँ, और करनी है इधर तो टू मिनिमम 2 थर्ड, चाहिए। हाँ ठीक है ठीक। फ्रॉम 1/3 या 2 विच एवर इज हायर, 1/3 और मिनिमम 2 1 विचर इज डायरेक्टर। हायर, मिनिमम 1 प्रेजेंट। और मिनिमम 2 तो मीटिंग ये होनी नहीं चाहिए, है, और 2 नॉट में प्रेजेंट। 180 दिन का गैप लेना चाहिए। हाँ, यस यस। और ये पॉलिसियाँ थी पीछे हमने, सक्सेशन हाँ पॉलिसी, यस। कोड ऑफ नॉमिनेशन, डाइवर्सिटी, डाइवर्जन, प्रिजर्वेशन, विसल ब्लोअर, रिस्पेक्ट, तो राइट। उसमें उस दिन वाली पॉलिसी डाल सकते हैं ना हम लोग, कौन सी हम लोग ने देखी थी? डिविडेंड मैटरनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एक मिनट, टॉप 1000 के लिए। मैटरनिटी पॉलिसी थी। सब्सिडरीज के लिए RPT का। आरपीटी पॉलिसी, मटेरियल सब्सिडरी पॉलिसी, अगर आएगी तो बता देंगे। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी टॉप 1000 के लिए। और कोई पॉलिसी याद आ रही? वो लास्ट का सेशन किया था ना, उसके पहले के सेशन में था कुछ पॉलिसी, और एक तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन थी, और वो कौन सी थी, आर्काइवल ना, वो तो सेम ही हो गई वो ना। तो वही है। ठीक है, हाँ चलेगा। अभी आगे बढ़ो, ये समझ आ गया आपको? ये सारी हाँ कमेटियाँ हाँ समझ आ यस गई। यस। 21 तक हो गया हमारा। 22 विजिल मैकेनिज्म, वो डायरेक्टर्स और इसको देना है एम्प्लॉयज को। एंड प्रोटेक्शन। एनी हाँ, और एनी अदर पर्सन कैन मेक अ प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर। फिर रिलेटेड रिलेटेड, पार्टी ट्रांजैक्शंस में मुझे बोलो भी। देखना पड़ेगा, रिलेटेड ध्यान पार्टी से, ध्यान से। ट्रांजैक्शंस। आप पॉलिसी हाँ, पहले बनाओगे, मीन्स मैटरनिटी पॉलिसी पॉलिसी। बनाएंगे। हाँ फिर आपने उसमें जो रॉयल्टी दे रहे तो वो 5% वाली भी मटेरियल हो जाएगी। हाँ सब रिलेटेड पार्टियों में ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लगेगी। फिर ओमनीबस अप्रूवल का कंसेप्ट था, हाँ राइट करेक्ट। राइट। उसके बाद आपको सब मटेरियल रिलेटेड पार्टी के लिए आपको शेयर होल्डर की चाहिए, और कोई भी वोट नहीं कर अप्रूवल पाएगा। चाहिए, हाँ यस यस, और कोई और फिर वोट ये नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पशंस थी प्रमोटर गवर्नमेंट ग्रुप कम्युनिटी। पूरा नहीं करेगा, हाँ, हाँ, और एग्जेम्पशन टू कमिटमेंट टू और ये प्रमोटर एंड प्रोस्पेक्टिव को होल्डिंग लगने वाला था। एंड होल्डी ओन्ड। हाँ और आल, और क्या नाम है, डिसएग्री करने के लिए वोट कर सकते हैं, डिसअप्रूव करने के लिए। और जो एग्जिस्टिंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट है एग्जिस्टिंग वो आपको रेटिफाई कराएंगे। रेगुलराइज विद इन 6 months ना। और और आपको 30 डेज के अंदर रिजल्ट्स के हाफ रिजल्ट के रिलेटेड पार्टी पॉलिसी देनी थी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिस्ट देनी है ना। हाँ, कि क्या क्या आपने ट्रांजेक्शन की, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, राइट। विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन। हाँ 23 क्लियर यस। है। हाँ, पॉलिसी मटेरियलिटी पॉलिसी से चालू होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनियों के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, उसमें पहले वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनके मिनट्स मीटिंग रखने के, अगर मीटिंग आप, मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, फिर उनका वो नहीं डेक्लेरेशन नहीं, ऑफ सेपरेट मीटिंग इसमें इंडिपेंडेंस। नहीं है बेटा, सेपरेट मीटिंग नहीं है, गलत है। पहले वो डेफिनेशन था ना नहीं इंडिपेंडेंट नहीं डायरेक्टर। बेटा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी। एक लिस्टेड की अगर विद सब्सिडरी है रिस्पेक्ट टू सब्सिडरीज, ओके था ठीक तो है। उसमें क्या था कि आपका एक तो हाँ, एक वो आपका डायरेक्टर अनलिस्टेड बोर्ड वन में होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी ऑन फिर मटेरियल उनके अनलिस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिडरीज। आपके पास रिव्यू होने फाइनेंशियल, चाहिए, इन्वेस्टमेंट रिव्यू हाँ होनी हाँ चाहिए, सिग्निफिकेंट यस ट्रांजेक्शन रिव्यू होनी चाहिए, सेल के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, और मटेरियल हाँ चाहिए, हाँ राइट। राइट। सेक्रेटरी ऑडिट कंप्लायंस रिपोर्ट क्या था कि आपको अपनी सब मटेरियल सब्सिडरी की जो रिपोर्ट है वो भी अपने साथ हाँ जोड़नी है, इन इंडिया वाली। राइट, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में जो आप बोल रहे थे वो सब चीज़ें यहाँ पर है यहाँ पर है इंडिपेंडेंट कि आप डायरेक्टर्स में। डिक्लेरेशन दोगे और वो सब करोगे, सेपरेट मीटिंग करोगे। यस एम्प्लॉय सीनियर मेंबर KMP के क्या डिस्क्लोजर थे, कोई आपका कंफ्लिक्ट नहीं है, ये सब आप डिस्क्लोजर दोगे। 26 में आप एक पर्टिकुलर इतनी कमेटियों से ज़्यादा मेंबर नहीं बनोगे, कोई पोजीशन चेंज हुआ तब दोगे, कोड ऑफ वो कंडक्ट की 10 कंप्लायंस वगैरह, करोगे। चेयरपर्सन अगर 5, वो सब फिर अगर कोई कंफ्लिक्ट 10 ऑफ पर। इंटरेस्ट है तो आप इंफॉर्मेशन दोगे।
राइट, फिर आप कोड ऑफ पब्लिक, कंडक्ट भी था उसमें, हाँ, और प्रॉफिट शेयरिंग सीनियर एग्रीमेंट आप मैनेजर। बिना अप्रूवल के नहीं करोगे हाँ। शेयर्स में, प्रॉफिट शेयरिंग रेगुलेशन नहीं करोगे। हम्म। फिर अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट थी 27, क्या क्या था उसमें कि आप नॉन अदर मैंडेटरी का कॉर्पोरेट कंप्लायंस, गवर्नेंस में हाँ, नॉन मैंडेटरी का कंप्लायंस नॉन एट करना मी चाहो एट तो इज कर सकते हैं। डिस्क्रिशन। यस, डिटेल्स ऑफ ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी करना है। फिर रिपोर्ट वो कंप्लायंस ऑफिसर और सीएफओ साइन, सीईओ साइन करेगा। वो जो ये आता है अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये है जो आप रेगुलेशन में क्वार्टर में जो देते हो रिपोर्ट, 21 डेज में आपको देनी है सीजी रिपोर्ट, और उसके 4 एनेक्जर थे, एनेक्जर 1, 2, 3, 4। फिर भी कुछ छूट गया है भूल गया तो वापस दोबारा रिकॉर्डिंग खोल के देख लेगा, अगर कहीं पे कुछ भी हाँ, अटके यस, तो। पार्टी से ना। खाली है क्या वो फॉरवर्ड कर करके देख लेगा, क्योंकि पूरा पढ़ने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। हाँ, 2 घंटे का पूरा देखने की हिम्मत है कि किसमें, वैसे फॉरवर्ड करके देखने का ये रेगुलेशन में क्या डिस्कस किया था हमने। आगे बराबर। इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्लियर है, प्रायर इंटीमेशन थी कि आपको सर्टेन इवेंट्स के लिए 2 दिन पहले, 11 दिन पहले ऐसा। क्या कौन सा अभी अब रेगुलेशन? इन 28 प्रिंसिपल अप्रूवल सिक्योरिटी इशू वो करने से पहले पहले, कुछ करना है तो हम लोग को इन प्रिंसिपल अप्रूवल अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर इशूइंग द और सिक्योरिटीज। 29 फिर वो 2 प्रायर। नेशन वाइड टर्मिनल्स पे दे भी हाँ, देना था किससे उनको। हमको क्या क्या लेनी थी वो लिखा था कि अगर आप इधर हो तो कितना इस पे, तो किससे लेनी है, किससे किससे लेनी है। हाँ। प्रायर इंटीमेशन में क्या था कि आपको कई सर्टेन इवेंट्स का पर्टिकुलर टाइम पे हाँ, इंटीमेट ये ठीक है, ये हम लोग। लिखा हुआ है उसमें कौन कौन सा दिन क्या क्या लेना है। फिर डिस्क्लोजर इवेंट में पार्ट ए पार्ट बी था, याद है, रेगुलेशन 30। डीम टू बी जो भी उसमें करना है वो करना ही है आपको डिस्क्लोज विदाउट एनी डाउट। हाँ, और पार्ट बी में मैटरनिटी पार्ट पॉलिसी बी में के साथ। मटेरियलिटी पॉलिसी के हिसाब से जाएगा। हाँ, फिर होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने को सबमिट करना था 10 डेज 1 डे बिफोर लिस्टिंग और 21 डेज ऑफ द क्वार्टर, करेक्ट। और 2% चेंज इन शेयर होल्डिंग पैटर्न। और रेगुलेशन 31 था प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन के लिए। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन थी कि आपने जो फंड रेज किया है अगर उसमें डेविएशन हो रहा है तो आपको एक्सचेंज को इंटीमेट करना था क्वार्टरली बेसिस पे काम करना। यस। फाइनेंशियल रिजल्ट्स करने पड़ा था रेगुलेशन 33, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, हाँ, और एनुअल रिजल्ट कब कब करने। हाँ, वो सब, वो मॉडिफाइड रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन, क्या इम्पैक्ट ऑन ऑडिट क्वालिफिकेशन, वो देना, या तो डिक्लेरेशन देना है दैट इट इज अनक्वालिफाइड, उसके साथ वो एनुअल के साथ आएगा। हाँ, फिर एनुअल रिपोर्ट थी कि क्या क्या होना क्वार्टरली चाहिए। विद लिमिटेड रिव्यू, या तो ऑडिटेड है तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ, या तो एलआर के साथ जी, वो सबमिट करना है। 45 डेज और 60 डेज फॉर एनुअल, वो सब था उसमें। फिर एनुअल रिपोर्ट में, एनुअल रिपोर्ट वो क्या हम क्या लोग ने होता वो है, क्या क्या, डिस्पैच। हाँ सब कुछ 3 चीजें थी पहले इसमें, क्या क्या होता है, हाँ, कि किस किस को अपना, स्टॉक एक्सचेंज और वेबसाइट में तब भी डालने का जब भी फर्स्ट डिस्पैच कमेंट्स होए, नॉट हाँ, लेटर और देन। चेंज 48 आवर्स में। फिर ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है, तो एनुअल रिपोर्ट ही वर्ड यूज होता है तो डायरेक्टर रिपोर्ट पार्ट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो पार्ट नहीं है। क्या पार्ट है? अब जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ हाँ, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट पार्ट नहीं है उसका। तो एनुअल रिपोर्ट यूज कर रहे हैं तो पार्ट है। हाँ, फिर एनुअल रिपोर्ट के क्या क्या कंटेंट्स है वो है उसमें। फिर आपको बीएसआर रिपोर्ट एप्लीकेबल होगी और डिस्क्लोजर क्या क्या देना है इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स ना, वो क्या था इसमें, वो सॉफ्ट कॉपीज सबको देनी है ईमेल आईडीज पे, एंड जो मांगे उसको हार्ड कॉपी देनी है। और हार्ड कॉपी में जो मिनिमम जैसा ब्रिज बना के देते हैं वैसे देने का 136 के हिसाब से। 37 ड्राफ्ट स्कीम क्या था, वही नो ऑब्जेक्शन लेटर लेने का उनको।
हाँ यस, तो वो घुमा फिरा के बराबर पहले यही नो लिख रहा ऑब्जेक्शन और फिर विद इन 6 मंथ्स उसका वैलिडिटी 6 मंथs है, नहीं तो फिर से अप्लाई करने का। था। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग आपको 25% और वो रूल 19(2) और 19(a) हम वो पढ़ेंगे, वो सिक्योरिटीज पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक दिन आप उसके रेगुलेशन पे ही लगेगा आपका, लगेगा। तो उससे वो पूरा कवर हो ये जाएगा। ट्रांसमिशन के लिए एक दिन रखना पड़ेगा ना तो सर? ये अभी 39, 40 और 41, 41 ये 4 सेक्शन बच गए हाँ। और एक रेगुलेशन 19 बच गए। हम्म। तो दोनों साथ में भी होगा तो साथ में, नहीं तो 2 दिन में कर दो। ठीक है, उसके बाद कल करते हैं और उसके हाँ, परसों करते हैं। 42 रिकॉर्ड डेट होगी, 43 डिविडेंड, 44 मीटिंग, 45 चेंज इन नेम, 46 वेबसाइट, 47 ऐड और 48 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और बाद के चैप्टर जो है 5 नहीं एप्लीकेबल है, वो खाली डेट को एप्लीकेबल है। 6 डेट और जिसकी दोनों लिस्टेड है उनको एप्लीकेबल है। 7 आईडीआर के लिए, 8 सिक्योर डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए, 8 ए सिक्योरिटी रिसिप्ट के लिए, 9 म्यूचुअल फंड के लिए, 10 स्टॉक एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 11 वो डिफॉल्ट के केस में क्या एक्शन ले सकते हैं, 11 ए अच्छा। एनफोर्समेंट के लिए क्या प्रोविजन है, और मिसलेनियस में उनको क्या पावर्स है रिलैक्सेशन की और रिपील की। फिर शेड्यूल्स हम लोगों ने शेड्यूल 1 टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी की, जो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉनिक मोड और ये सब। शेड्यूल हम्म। सीजी की क्या रिक्वायरमेंट है, सीजी के हम लोग ने रोल्स वगैरह पढ़े थे सब तीनों पढ़ लिए। एक्टिविटीज के लिए उसमें। पार्ट ए में मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड, रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, रोल ऑफ अदर हाँ कमेटी। यस यस यस। ठीक है, फिर मिनिमम शेड्यूल 3, इंफॉर्मेशन टू बी हाँ प्लेस्ड शेड्यूल पार्ट ए वो और पार्ट, एजेंडा। हाँ। हाँ पार्ट ए और पार्ट बी एप्लीकेबल है, हम्म। क्योंकि बाकी दूसरी वालों के लिए जो डेट है उसके लिए। हम्म। शेड्यूल 4 डिस्क्लोजर क्या देना है फाइनेंशियल रिजल्ट में, फॉर्मेट। पार्ट भी डेट वालों के लिए रहेगा। शेड्यूल 5 एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आनी है। शेड्यूल 6 और 7 अभी जो रेगुलेशन हमें पढ़ने हैं वो उसके लिए। 8 एग्री टू और फी इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्ट स्कीम। ये इसमें सिर्फ फीस लिखी हुई थी, 5 लाख रुपए देने हैं ऐसा कुछ के लिए। अच्छा। ये हम्म। ठीक है, क्या वो कोई भी अगर आप स्कीम ऑफ करेक्ट। अरेंजमेंट कर रहे हो तो 0.0% ऑफ ट्रेडर कैपिटल या 5 लाख रुपए विच एवर इज हायर, हम्म। तो मिनिमम 5 लाख होगा ना। यस। तो मिनिमम यहाँ प्राइमरी। तो यहाँ से ये पूरा लिस्टिंग रेगुलेशन खत्म है, एक्सेप्ट फॉर वो 4 सेक्शन जो अपन कल करेंगे। यस, और सर इसमें कुछ है क्या ऐसा कि कंटिन्यूअस